नमस्कार, फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस जिसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, ये चैप्टर 8 है आपके पॉलिटिकल साइंस का। तो इसके बारे में आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इससे पहले के जो 7 चैप्टर हैं आपके पॉलिटिकल साइंस के, उन सभी के वीडियोस तैयार हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो उन सभी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाके आप वीडियो को चेकआउट करें, जिससे आपकी पूरी समस्या इस बुक से आने वाली जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा एक खुशी की बात यह है कि अब आपको किसी भी चैप्टर के नोट्स के लिए या क्वेश्चन आंसर के लिए या एमसीक्यू के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नोट्स, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यू के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारा वेबसाइट तैयार हो चुका है जिसका नाम है lastdoubt.com। आप lastdoubt.com पे जाके सभी प्रकार के इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम हो, इन सभी प्रकार के क्वेश्चन आंसर, नोट्स, एमसीक्यू इत्यादियों को डाउनलोड कर सकते हैं। हमने अभी तक क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक के सभी चैप्टरों को तैयार कर लिया है और धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और आप लोगों के लिए और अच्छी इंफॉर्मेशन लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और ये जितनी भी जानकारियां आपको lastdoubt.com पे मिलेगी, ये बिल्कुल मुफ्त है। आपको किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट, पैसे देने की जरूरत नहीं है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट अपने पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं क्लास 12 पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, जो चैप्टर 8 है पॉलिटिकल साइंस। ये आज हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट होने वाला है, तो इसे आपको ध्यान से समझना है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले स्लाइड से। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है पर्यावरण के बारे में जाने। पर्यावरण क्या होता है? यदि आपसे पूछा जाए कि पर्यावरण का डेफिनेशन दीजिए तो आप क्या कहेंगे? तो सबसे पहले पर्यावरण के जो शब्द है पर्यावरण, इसके मूल मतलब को समझते हैं। पर्यावरण का मतलब होता है, अगर इसको हम संधि विच्छेद कर देते हैं, अगर तोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? परि और आवरण। तो परि का मतलब होता है ऊपर का भाग, जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसे हम परि के नाम से जानते हैं। और आवरण का मतलब होता है जिससे वो ढका हुआ होता हो। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं वह आवरण या परत, क्या कहेंगे? वह आवरण या परत जो वनस्पति तथा जीव जंतुओं को ऊपर से ढके हुए है। ये पृथ्वी पे रहने वाले जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पशु पक्षी हैं, नदी, झील, तालाब, ये जितनी भी चीजें हैं, इन्हें जो ऊपर से बिल्कुल आवरण के तरह ढका हुआ है, उसे ही हम पर्यावरण कहते हैं। अगर आपको अब इसमें जो सेकेंड इंपोर्टेंट टॉपिक है वो कहता है प्राकृतिक संसाधन। देखिए, संसाधन जो है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन, जिसे आप मानव संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में आज हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। तो प्रकृति के द्वारा जितनी भी सुख सुविधाएं आप भोग रहे हो, पा रहे हो, ले रहे हो, उसे आप प्राकृतिक संसाधन कहोगे। जैसे कि प्रकृति से प्राप्त मनुष्य के उपयोग के लिए, प्रकृति जो नेचर है उससे जो मनुष्य के लिए या मनुष्य के साथ साथ आप कह सकते हो पृथ्वी पर रहने वाले उन सभी चल जीवों के लिए, चल जीव मतलब जो जिंदा है, उन सभी जीवों के लिए अस्तित्व और प्रगति का विकास जो प्रदान करता है। हमारा अस्तित्व किससे है? प्रकृति से है। अगर प्रकृति हमसे नाराज हो जाती है तो आपको पता है ना, हमें कितने प्रकार के खामियां देखने को मिलता है। सूखा, बाढ़, प्रदूषण, पेड़ पौधे की कमी, ये सब जो है वो सब प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। और अगर प्रकृति हमसे नाराज हो जाए तो हमें बहुत ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो प्रकृति से प्राप्त मानव जाति या पृथ्वी पे रहने वाले चल जीवों के लिए जो उपयोग किया जाता है, जो अस्तित्व को बनाए रखने में मदद करता है, उसे आप कह सकते हो कि वो प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि प्रकृति, मनुष्य जो है वो प्रकृति से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हम मानव, हम जीव जंतु क्या करते हैं? प्रकृति से पानी ग्रहण करते हैं, प्रकृति से हवा लेते हैं, प्रकृति से बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वास्तव में संसाधन वे हैं जिनकी उपयोगिता मानव के लिए है। अब देखिए,
संसाधन का उपयोग ही ना ज्यादातर मानव ही करता है। पशु पक्षी भी करते हैं, कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी करते हैं, पेड़ पौधे भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो अगर प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करने वाला है तो वो इंसान है, हम हैं। इस तरह से आपने समझा कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। इसके बाद में एक बार और रिपीट करता हूं सरल भाषा में, प्राकृतिक संसाधन क्या है? वे संसाधन जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए हैं और हम मनुष्य उनको ग्रहण करके अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। तो इस तरह से आपने पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के बारे में जाना। आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के उत्तरदायी कारक। हम सिर्फ और सिर्फ यहां पे भारत की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पूरे विश्व लेवल का, अंतरराष्ट्रीय लेवल का, विश्व संगठन इत्यादियों के बारे में बात करेंगे, या फिर जितने भी देश हैं उन सभी देशों के बारे में बात करेंगे कि जो विश्व में पर्यावरण का प्रदूषण फैल रहा है ना, जो प्रदूषण आज बहुत बड़ा समस्या बन गया है ना हमारे लिए, हम मानव जातियों के लिए, धरती वासियों के लिए जो प्रदूषण समस्या बन गया है, उसका कारक क्या है? किन कारणों से आज पर्यावरण प्रदूषण चरम सीमा पर है? किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है? किन कारणों से पर्यावरण प्रदूषण के कारण आज मानव जाति के साथ साथ पृथ्वी पर मौजूद सभी लोगों के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन गई है? उन कारणों के बारे में जानेंगे। हर एक कारण को आपको ध्यान से समझना है, हर एक कारण यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट दिया हुआ है। सबसे पहला कारण है जनसंख्या वृद्धि। एक दिन और डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में हमने, इससे पहले वाले वीडियो में क्लास 7 में। जनसंख्या वृद्धि मानव जाति का धराधर हमारे पृथ्वी पर आना, 1 से 4, 4 से 16, 16 से 600 बन जाना, ये सब जनसंख्या वृद्धि के कारण हो रहा है। आज मानव का जो संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है संसाधन, वो चाहे हवा हो, गैस हो, जमीन हो, पानी हो, पेड़ पौधे हो, क्या इन सब चीजों का विकास हो रहा है? क्या हमारा जमीन विकसित हो रहा है? नहीं हो रहा है। विकास में क्या है? जनसंख्या। आज के समय में जनसंख्या वृद्धि सबसे बड़ा कारण है प्रदूषण का। अब आप कह सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि कैसे कारण है प्रदूषण का? तो देखिए, जितनी ज्यादा तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है ना, उतनी ज्यादा तीव्र गति से हमारे संसाधन की कमी हो रही है। हवा खत्म हो रहा है, पानी खत्म हो रहा है, सूखा पड़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रही है, वो अपने रहने के लिए घर बना रहे हैं, जंगलों की कटाई कर रहे हैं, जंगल खत्म हो रहा है, ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहा है, बारिश नहीं हो रहा है। ये सभी कारण कहां से हैं? सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या वृद्धि के कारण। इसीलिए मैंने जनसंख्या वृद्धि को सबसे ऊपर रखा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप बच्चे पैदा मत करो, बच्चे पैदा करो, लेकिन एक जोड़े को, एक स्त्री और एक पुरुष के लिए एक बच्चा काफी है। वो लड़का हो या लड़की, आप लड़के और लड़की में भेद मत करो। आपके मन में अगर यह विचार है कि लड़का बहुत ज्यादा कर्मठ और हमारे लिए उपयोगी साबित होगा, तो आप आंख उठाकर देख लो अभी के दुनिया में कि लड़के से ज्यादा सार्थक लड़कियां हो रही है। जनसंख्या को कंट्रोल करो, लड़का लड़की में भेद मत करो, एक जोड़े को एक बच्चा पैदा करने का स्वभाव डालो। लेकिन अभी के समय में तो मैं देख रहा हूं पति और पत्नी मिलके, मतलब 8 बच्चे, 10 बच्चे, 4 बच्चे, 5 बच्चे। आप ये क्यों नहीं सोचते हो कि जिन बच्चों को आज जन्म दे रहे हो आप, उनका भरण पोषण भी आप ही को करना है। जितनी महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, आप उन 10 बच्चों का पालन पोषण कहां से करोगे? सड़कों पे भीख मांगने के लिए छोड़ दोगे उनको, साइकिल का पंक्चर बनाने के लिए छोड़ दोगे, होटल में काम करने के लिए छोड़ दोगे, चाय की दुकान पे बर्तन धोने के लिए छोड़ दोगे। उन्हें उज्जवल भविष्य आप नहीं दे सकते हो। लेकिन अगर उन 10 बच्चों के जगह पर आपके पास सिर्फ एक बच्चा हो, तो शायद आप उसे मेहनत करके एक अच्छा इंसान बना सकते हो। और देखिए, अच्छा इंसान बनाने से क्या होगा कि आपका तो सम्मान मिलेगा ही मिलेगा। आपको तो सम्मान वो बच्चा दिलाएगा सो दिलाएगा ही,
इसके अलावा वो हमारे समाज के लिए भी एक प्रेरणा का सबक बन जाएगा, वो आने वाले भविष्य को प्रेरित करेगा। तो जनसंख्या वृद्धि जो है वो अभी के समय में पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण है। वनों की कटाई, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, लोगों का भीड़ बढ़ रहा है हमारे पृथ्वी पर, वो अपने रहने के लिए, अपने दैनिक जीवन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फर्नीचर के लिए, आलीशान महल बनाने के लिए, चौखट, दरवाजा, खिड़की लगाने के लिए, जलावन के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेगा हमारे पृथ्वी पर तो कहां से आप सांस ले पाओगे, कहां से बारिश आ पाएगा, कहां से ग्राउंड लेवल वाटर हमारा मैनेज होगा, बैलेंस होगा। तो वनों की कटाई भी कम होना चाहिए। वनों का कटाई भी जो है वो एक प्रकार से मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण का। तीसरे नंबर पर जो है वो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा। देखिए भाई, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। ये उपभोक्तावादी वो लोग हैं जो अपने दिखावे के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए उन वस्तुओं का बहुतायत उपयोग करते हैं। मैं जहां रहता हूं ये जगह पे होलसेल मार्केट है। होलसेल मार्केट है मतलब कि यहाँ पे ना राशन की दुकानें ज्यादा हैं और यहाँ पे वो सारी सामान आपको मिल जाएगी जो आपके दैनिक जीवन में उपयोगी है। मैं यहाँ पे देखता हूं जो धनी लोग हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, वो यहाँ पे अपने घर से ना कार से आते हैं। देखिए, कार रखना बुरी बात नहीं है, कार चलाना भी बुरी बात नहीं है, और आप पैसे वाले हो आप कार रखो ना, लेकिन अपने साथ साथ दूसरे को क्यों परेशान कर रहे हो। यहाँ पे मैं देखता हूं एक छोटा सा सामान लेने के लिए वो मर्सिडीज और ऑडी से आते हैं। जहां पर वो पैदल जा सकते हैं, जहां पे वो प्रदूषण को रोक सकते हैं, वहां भी एक कार, मोटरसाइकिल, क्या क्या जरूरत है। ये सब क्या है, शो ऑफ करना है, दिखावा है कि हमारे पास गाड़ी है तो मैं दिखाऊंगा। ठीक है, दिखाओ, पर्यावरण को गंदा करो, आगे जाके तेरा ही बाल बच्चा, आने वाला भविष्य इसी प्रदूषण में मरेगा, कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न होगी और भी बहुत घिनौनी घिनौनी बीमारियां उत्पन्न होगी यदि पर्यावरण को कंट्रोल नहीं किया गया तो। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, आपको जो प्रकृति ने संसाधन दिया है आप उसे चाहते हो कि उसका मतलब निचोड़ लें, ये कोई तरीका है। अगर आज मैंने आपको कोई सामान दिया, आज मैंने आपको अगर बाइक दे दिया, अपना एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, आप उस बाइक को ही करके ऐसे चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो जैसे कि लगता है कि आज उसको पूरा निचोड़ लोगे, क्योंकि वो तो आपका अपना है नहीं, कुछ उसमें आपका लगा हुआ नहीं है, पैसा तो आपने खर्च किया नहीं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया ना, प्रकृति के द्वारा आपको प्रदान हो गया। अब आप उसका दोहन कर रहे हो, मतलब इस प्रकार से उसका उपयोग कर रहे हो कि वो नहीं होना चाहिए। दोहन कहने का मतलब हुआ कि अंधाधुंध, बेवजह, बेबुनियाद तरीकों से आप उसका शोषण कर रहे हो। तो ये भी एक जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन। जिन चीजों के बिना हमारा काम चल सकता है, कोशिश करें कि पर्यावरण से उन चीजों को नष्ट ना करें। औद्योगिकरण को बढ़ावा, दिन प्रतिदिन हमारे यहाँ फैक्ट्रियां लगाई जा रही है, मशीनरी लगाया जा रहा है, बड़े बड़े उद्योग लगाए जा रहे हैं और इन उद्योगों से निकलने वाला जहरीला धुआं हमारे पर्यावरण में फैल रहा है। इन उद्योगों से निकलने वाला जहरीला पानी हमारी नदियों में जा रहा है। इन उद्योगों से निकलने वाला कचरा हमारी मिट्टी को बंजर करता जा रहा है, लेकिन इस पे ध्यान किसी को नहीं है। सभी लोग, हर एक देश अपने फायदे के लिए अधिक से अत्यधिक फैक्ट्रियां लगा रहा है, मशीनरी लगा रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि जो पैसा कमाने के लिए आप इतनी मेहनत करके फैक्ट्रियां लगा रहे हो, एक दिन हो सकता है कि वो पैसे आपके पास धड़े के धड़े रह जाएंगे और आप उन पैसों से अपना इलाज नहीं करवा पाओगे। क्योंकि जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषण फैल रहा है, ज्यादा समय नहीं लगेगा कि पूरा विश्व इसके चपेट में आके बड़ी गंदी गंदी बीमारियों का शिकार होगा। परिवहन के अत्यधिक, देखिए परिवहन के अत्यधिक साधन, देखिए ये सड़कों पर, मैंने अभी बात किया था ना, आप दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बड़े बड़े मेट्रो सिटी जो है वहां चले जाओ, सड़कों पे तो आपको गाड़ियों का मेला दिखेगा। आप हमारे गांव में आओ ना, नहीं है गाड़ी सबके पास, मोटरसाइकिल भी बहुत कम लोगों के पास होता है,
वो भी उन लोगों के पास है जिन्हें 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर ऑफिस जाना होता है, ड्यूटी जाना होता है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पे जरूरत हो सकता है बाइक का। लेकिन ये कार नहीं है, किसी के पास नहीं है, लगभग लोगों के पास नहीं है, और मेरे पास भी नहीं है। हम आज भी पैदल ही चलना पसंद करते हैं, हालांकि हमारा दूरी भी बहुत कम है, लेकिन अगर दूरी जिस दिन ज्यादा हो जाएगा तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं साइकिल रखूं, साइकिल से कोशिश करूं। अगर बहुत ज्यादा दूरी है तब मैं किसी यातायात के साधन का उपयोग करना पसंद करूंगा। आप लोगों से भी अनुरोध है कि कम से कम यातायात के साधन का उपयोग करें, और यूज करो ना, बस का यूज करो, मेट्रो का यूज करो। सरकार की तरफ से चल रहा है ना, उसमें एक बार में 5000 आदमी जा सकता है ना मेट्रो में, तो आप अपने पर्सनल कार को क्यों धक्का दे रहे हो, क्यों प्रदूषण फैला रहे हो। ये बड़े बड़े मेट्रो सिटी जो है, इनके सड़कों पर अगर आप जाम लगते हुए देखा होगा, न्यूज वगैरह में अक्सर दिखाई देता है ना, लाखों लाख गाड़ी आपको सड़क पर दिखेगी, जो कितनी प्रदूषण फैला रहे हैं आप समझ सकते हो। जनता को जागरूक होना जरूरी है। जनता जब तक जागरूक नहीं हुआ तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि किस तरह से हमें अपने समस्याओं का समाधान देना है। सरकार नहीं कुछ कर सकता है, सरकार के बारे में मत सोचिए। सरकार आपके लिए प्रदूषण कम कहां से करेगा? वो प्रदूषण उठा के अपने घर लेके जाएगा क्या? नहीं लेके जाएगा। इसके बारे में आपको खुद सोचना पड़ेगा, खुद सोचिए। आम पब्लिक सोचेगा तभी इस प्रदूषण को कम किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ये। अगर आपसे पूछा जाए विश्व में पर्यावरण प्रदूषण के कारक कौन है, किन कारणों से पूरे विश्व में आज पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, तो वहां पे आप इन सारे पॉइंट्स को लिख देना, और जैसे मैंने समझाया है वैसे ही आप कॉपी पे लिख देना। 99% नंबर आपको आ जाएगा एग्जाम में, इस बात की गारंटी है हमारी। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के ऊपर। अगर पूरे विश्व लेवल पे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तो उसको बचाने का भी तो कुछ उपाय होगा ना। इतने देर से मैं वही तो बता रहा था, कैसे बचा सकते हैं आप इन पर्यावरण को प्रदूषित होने से, पूरे विश्व लेवल पे कैसे बचाओगे आप। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है वो है जनसंख्या नियंत्रण। बताया था ना, कंट्रोल करो, बच्चे पैदा करने पे कंट्रोल करो। 10 बच्चे 15 बच्चे 20 बच्चे पैदा मत करो। मैं हर एक धर्म के लिए ये बात कोट कर रहा हूं, कम से कम बच्चा पैदा करो। कोई धर्म ये नहीं कहता कि आप 20 बच्चे को जन्म दे दो और उन्हें सड़कों पे छोड़ दो। एक बच्चा हमारा ऐसा होना चाहिए जो इंसान होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए, कर्तव्यों को समझने वाला होना चाहिए, सामाजिक परिस्थितियों को सुधारने वाला होना चाहिए, अपने सांस्कृतिक मर्यादाओं को ऊपर ले जाने वाला होना चाहिए। एक बच्चा पैदा कीजिए, एक बच्चा पैदा करके उसको पढ़ाइए लिखाइए। अरे बहुत मन है, ठीक है 2 कर लीजिए, 2 से ज्यादा मत करो, 2 बच्चे से ज्यादा पैदा मत करो। इतनी महंगाई के समय में आप खुद ही सोचो ना, कहां से खिलाओगे, क्या पढ़ाओगे, कहां लेके जाओगे। बड़े बड़े मेट्रो सिटी में एक एक स्कूल की फीस 1-1 लाख रुपए है। तुम 10 बच्चा पैदा कर लोगे, 10 लाख रुपए कहां से लाओगे? 10 लाख रुपए लाओगे कहां से? चोर चक्का बनाओगे, चोरी करोगे, डकैती करोगे बच्चे को पढ़ाने के लिए। एक बच्चा 2 बच्चा पैदा करो, जनसंख्या को कंट्रोल में रखो और प्रकृति को बचाओ, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाओ। दूसरा है वन संरक्षण, वनों की अंधाधुंध कटाई मत कीजिए। जो पेड़ हरे हैं उनको बचाने की कोशिश कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ तो लगाएं। हर एक मनुष्य यदि अपने जीवन में 5 पौधों को लगाता है तो मैं गारंटी देता हूं कि आने वाले जो 10-20 सालों में और नेक्स्ट लेवल पे हमारा प्रदूषण जाने वाला है वो नहीं जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा। जी हां, अगर हर एक इंसान, जनसंख्या तो बढ़ रही है ना, हमारी जनसंख्या दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रही है। ऐसे में अगर एक इंसान 5 पौधे 4 पौधे पेड़ों को लगाता है जंगलों में, अपने खेतों में, बगीचों में, आने वाले समय में गारंटी है हमारी कि ये जो प्रदूषण वैश्विक लेवल पे, पूरे विश्व लेवल पे जो बढ़ता जा रहा है वो रुक जाएगा। पर्यावरण मित्र तकनीक का प्रयोग। देखिए, पर्यावरण से जुड़े जो लोग हैं उनके साथ जुड़िए, पेड़ पौधे में अपना सहयोग दीजिए। बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो डोनेशन लेके पेड़ पौधे लगाने का काम करते हैं, उनके साथ जुड़िए, डोनेट कीजिए, पेड़ पौधे लगवाइए और कोशिश कीजिए आप अपने जीवन में भी 4-5 पौधे तो लगाएं, उनके साथ मित्र बनिए।
प्राकृतिक संसाधनों को संतुलित प्रयोग। देखिए, जो प्रकृति ने हमें संसाधन दिया है ना, उसका संतुलित प्रयोग कीजिए। ये नहीं कि हमारे पास पानी प्रकृति ने प्रदान किया है। मैं बहुत जगह देखता हूं और दुख होता है मुझे, खासकर मेट्रो सिटी में, दिल्ली में मैं रहता हूं, मैं देखता हूं नल खोल के छोड़ा हुआ है, पानी है, बह रहा है, पीने वाला पानी। और अभी गर्मी का समय है, जून का महीना है, 2022 में ये वीडियो बन रही है, मैं देखता हूं लोग डब्बा ले लेके घूमते रहते हैं पानी के लिए। अरे बेवकूफ इंसान, ऐसी गलती क्यों करते हो कि बाद में ये डब्बा लेके घूमना पड़ता है? घर घर में पानी नहीं आ रहा। और दिल्ली की तो पूछो ही मत, प्रदूषण हाई लेवल, पानी की समस्या हाई लेवल, पढ़ाई की समस्या हाई लेवल, करप्शन हाई लेवल। फिर भी पता नहीं अरविंद केजरीवाल जी कैसे कहते हैं कि यहाँ पे तो सभी अच्छा ही है, सब कुछ सही चल रहा है, जनता के आंखों में धूल झोंका जाता है। आप कभी ग्राउंड लेवल पे आके देखो, जमीन पे उतर के देखो कि यहाँ पे कितनी परेशानी है। मैं उन्हें अक्सर चिल्लाता हुआ देखता हूं कि हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूल बहुत अच्छा हो गया है। स्कूल अच्छा हो गया है, वास्तव में स्कूल अच्छा हो गया है। स्कूल में आपने एसी लगवा दिया, स्कूल में आपने गेट लगवा दिया, 4 मंजिला इमारत बना दी, स्कूल तो अच्छा हो गया। पढ़ाई अच्छा कब करोगे? एजुकेशन अच्छा कब होगा? टीचर अच्छा कब लाओगे? आपके स्कूल के टीचर ऐसे बात करते हैं बच्चों के साथ, मारते पीटते भी हैं। चलो ठीक है, बच्चे का गलती कर रहे हैं तो मार रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एजुकेशन का लेवल अच्छा करो। स्कूल अच्छा करने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, परिवहन के सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। मैंने पहले भी बताया है, जो यातायात के लिए बसें चलती हैं, ट्रेन चलता है, मेट्रो चलती हैं, ऑटो चलता है, ई रिक्शा चलता है, इन सभी चीजों का उपयोग करो ना, इससे पर्यावरण कम प्रदूषित होगा। जहां पे आप अकेला मोटरसाइकिल लेके चल रहे हो, वहां पे अगर आप ई रिक्शा पे 5 आदमी या 4 आदमी बैठते हो तो सोचो ना कि 4 गुना कम प्रदूषण फैल रहा है। और ई रिक्शा जो है वो बैटरी से चलती है, वो आपके गाड़ी की तरह ना धुआं नहीं छोड़ेगा, वायु को प्रदूषित नहीं करेगा। तो आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक साधनों का उपयोग करें। सार्वजनिक साधन कहने का मतलब है जिसपे सभी लोग एक साथ एक जगह से दूसरे जगह तक यातायात करते हैं। इससे भी ना पर्यावरण कम प्रदूषित होगा। जन जागरूकता कार्यक्रम, अपने आसपास समाज के लोगों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को समझाएं, जागरूक करें कि प्रदूषण कम फैलाएं। क्योंकि अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं और आपके समाज में सभी पढ़े लिखे नहीं है, तो आपका दायित्व तो बनता है कि आप अपने समाज के लोगों को ये चीजें समझाएं कि प्रदूषण को कम फैलाएं, जनता को उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें, जागरूक करें। अंतरराष्ट्रीय सहयोग, बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जिनके माध्यम से आज के समय में पर्यावरण को प्रदूषण होने से बचाया जा रहा है। अब उनके साथ जुड़े, हमारा देश भारत उनके साथ जुड़ेगा, चाइना जुड़ेगा, भूटान जुड़ेगा, अमेरिका जुड़ेगा, रशिया जुड़ेगा, यूक्रेन जुड़ेगा। सारे देश उस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ जब जुड़ेंगे, वो अंतरराष्ट्रीय संगठन कुछ अच्छे विकल्प लेके आएगा जिससे हमारे अंदर, हमारे देश के अंदर, हमारे विश्व के अंदर पर्यावरण प्रदूषण को कम किया जा सके। आपने देखा कि पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पर्यावरण प्रदूषण के संरक्षण के उपाय बताइए, आप फटाफट इन सारे पॉइंट्सों को लिख दीजिएगा। और इन सारे पॉइंट्स को समझाने में अगर आपकी बात की जाए तो मैंने सब कुछ समझा दिया है और आशा करता हूं कि आपको भी समझ में आ गया होगा। अब हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लिमिट टू ग्रोथ नामक पुस्तक, ये एक किताब है। लिमिट टू ग्रोथ, ये एक किताब का नाम है। वैश्विक मामलों में सरोकार रखने वाले विद्वानों ने एक समूह जिसका नाम है क्लब ऑफ रोम, जो पूरे विश्व लेवल पे काम करते हैं, पूरे विश्व लेवल पे काम करने वाले विद्वान, जानकार, ज्ञानी लोगों का एक ग्रुप है, क्लब ऑफ रोम। इन्होंने क्या किया, 1972 में एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक में बताया कि जिस प्रकार से दुनिया की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार से पूरे विश्व में जनसंख्या एक बड़ी समस्या बनती जा रही है और जनसंख्या के कारण पर्यावरण प्रदूषण भी एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है, संसाधन कम होते जा रहे हैं। यही वो पुस्तक है, यही वो किताब है जिसमें ये लिखा गया है। पहले तो किताब का नाम जानिए, लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ,
किसके द्वारा लिखा गया? विद्वानों के द्वारा लिखा गया। ये विद्वानों का एक ग्रुप था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम के विद्वानों के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया? 1972 में। क्या लिखा गया? कि जिस तरह से जनसंख्या पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, एक तरह से आप समझ लो कि हमारी संसाधन शक्ति उतनी ही कम होती जा रही है। जिस तरह से जनसंख्या पूरे विश्व के लिए एक समस्या बनता जा रहा है, उसी तरह से आप ये समझ लो कि हमारे संसाधन भी कम होते जा रहे हैं और यह भी आगे जाके एक बड़ी समस्या बन जाएगी। इस तरह से आपने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक के बारे में जाना इंपॉर्टेंट है। अक्सर मैंने बड़े बड़े एग्जामों में से पूछते हुए देखा है, तो आप उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही आसान है। लिमिट टू ग्रोथ पुस्तक है, 1972 में लिखा गया था। क्लब ऑफ रोम, जो वहां उस समय के विद्वानों का एक ग्रुप था, उन्होंने लिखा था और इसमें लिखा था कि जनसंख्या जिस तरह से आपका बढ़ रहा है ना, उसी तरह से आपका संसाधन भी कम होता जा रहा है। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रियो सम्मेलन बहुत इंपोर्टेंट, पृथ्वी सम्मेलन इंपोर्टेंट। तो सबसे पहले जानते हैं 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का। 1992 में क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित एक सम्मेलन हुआ। कहां? ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में। रियो सम्मेलन कहने का तात्पर्य यह है कि यह ब्राजील के रियो दी जेनेरियो नामक जगह पे संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण से सुरक्षा से संबंधित एक मीटिंग रखा था। क्या रखा था? मीटिंग। कहां रखा? ब्राजील में। कौन सी जगह? रियो दी जेनेरियो, इसलिए इसे रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। ध्यान से समझिएगा, 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने पर्यावरण के विकास के मुद्दे पे और पर्यावरण के प्रदूषण होने से बचने के मुद्दे पे ब्राजील जो देश है उसके रियो दी जेनेरियो नामक जगह पर एक मीटिंग बुलाया, जिसे हम रियो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। इस सम्मेलन में क्या हुआ? क्या किया गया? किस मुद्दे पे बात किया गया? इस सम्मेलन में 170 देश, 170 कंट्रीज मौजूद थे। कहां? ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में। कब? 1992 में। किसने करवाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1992 में ब्राजील के रियो दी जेनेरियो में एक मीटिंग रखा, जिसमें 170 देश शामिल हुए। हजारों स्वयंसेवी संगठन भी थे। ये एनजीओ वगैरह नहीं होता है, जो बहुत सारे ऐसे संगठन होते हैं जो बनाते हैं प्रकृति को सुधारने के लिए, वो हजारों स्वयंसेवी संगठन भी थे। और इसके अलावा बहुत सारे कंपनियां भी थी, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी वो भी मौजूद थी। कहां? रियो दी जेनेरियो। कहां है? ब्राजील में है। समय कब था? 1992 में। किसने करवाया? संयुक्त राष्ट्र संघ ने करवाया। किस देश के अंदर करवाया? ब्राजील के अंदर करवाया। क्यों करवाया? क्योंकि वो पर्यावरण के विकास, संसाधन के विकास और होने वाले प्रदूषण के ऊपर रोक लगाने के बारे में बात करना चाहता था। किसने, कितने देश शामिल हुए? 170। हजारों स्वयंसेवी संगठन और बहुराष्ट्रीय कंपनियां इसमें शामिल हुए। इस तरह से आप इसे रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन भी कह सकते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं और महत्व। सबसे पहले आप रियो सम्मेलन को समझा। अब रियो सम्मेलन में पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं क्या थी? क्या महत्व है रियो सम्मेलन का? पर्यावरण को लेकर बढ़ते हुए समस्या को इस सम्मेलन में ठोस रूप मिला। जिस तरह से पर्यावरण अभी के समय में बढ़ रहा है, समस्याएं बढ़ रही है पर्यावरण के साथ, तो इस सम्मेलन में यह बात खुलकर सामने आई। ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और आगे भी हमें पढ़ना है कि धनी और विकसित देश जो है ना, जो पैसे वाले देश है ना, जो बहुत ज्यादा अमीर देश है ना, जिसे हम उत्तरी गोलार्ध के नाम से जानते हैं, उत्तरी गोलार्ध, तथा गरीब और विकासशील जो गरीब देश हैं, कमजोर देश हैं, वो किस है? दक्षिणी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध माल वाला आदमी सब है, पैसा वाला आदमी सब है, धनी आदमी सब है, पूंजीपति आदमी सब है। दक्षिणी गोलार्ध गरीब आदमी सब है, भूखमरा सब है, पैसा की कमी है। तो ये दोनों का ना दिमाग जो है वो पर्यावरण को लेके अलग अलग है। जब रियो सम्मेलन हुआ, 170 देश बैठे, तब न पता चला कि अमीर लोग कुछ और ही सोच रहा है पर्यावरण के बारे में और गरीब लोग कुछ और ही सोच रहे हैं। क्या सोच रहा है अब वो जानते हैं। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता क्या थी? जो अमीर लोग थे, पैसा वाला लोग थे, वो लोग क्या सोचते थे कि ओजोन परत को नुकसान और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर थी।
जो पैसा वाला पूंजीपति देश थे उत्तरी गोलार्ध वाले, वो कहते थे कि हमारी समस्या है ओजोन परत, ग्लोबल वार्मिंग, जिसको बचाना है। जबकि दक्षिणी देश जो गरीब देश था, आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। जो गरीब लोग थे, जिनका देश गरीब था, वो सबसे पहले तो पर्यावरण के खिलाफ वो भी नहीं जा रहे थे, लेकिन अपने इकोनॉमिक सिस्टम को मजबूत करने की बात कर रहे थे। अगर इन पे दबाव डाला जाता कि आप फैक्ट्रियां नहीं चालू कर सकते हैं, आप पेड़ों की कटाई नहीं कर सकते हैं, तो अब ये बताइए, अमीर देश तो इसका काम पहले कर लिया, फैक्ट्रियां लगा लिया, पैसा कमा लिया, अमीर बन गया। अब जब गरीब देश की बारी आई तो उस पर रोक लगाने का कोशिश कर रहा था। वो कह रहा था कि नहीं, अब फैक्ट्री मत लगाइए, बहुत छेड़छाड़ हो रहा है ओजोन परत में, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। गरीब देश भड़क गए, कैश का है भाई, तुम लोग रोक लगाओ, अपना फैक्ट्री बंद करो, हम गरीब के गरीब है। ऐसे में तो गलत बात है ना। ऐसे में तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के ये जो बीच की खाड़ी है, ये तो बढ़ती चली जाएगी। इसी सम्मेलन में टिकाऊ विकास का यह तरीका सुझाया गया कि जिसमें ऐसे विकास की कल्पना की गई जिसके विकास के साथ साथ पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। लोगों ने अंतोगत्या एक फैसला लिया और कहा कि ठीक है, काम तो हम करेंगे, फैक्ट्रियां भी लगेंगी, मशीनरी भी लगेगा, पेड़ों की कटाई भी हो, लेकिन इसके साथ साथ हम पेड़ों को लगाएंगे भी, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाएंगे भी। इस तरह से आपने देखा कि रियो सम्मेलन जो था वो पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं क्या क्या थी, कौन कौन से देश इसमें आए थे। मैंने पहले ही बताया था 170 देश आए थे। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच की ये सम्मेलन हो गई थी। उत्तरी गोलार्ध में सारे पैसे वाले लोग थे, दक्षिणी गोलार्ध में सब गरीब लोग थे। उत्तरी गोलार्ध वालों की चिंता थी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत। दक्षिणी गोलार्ध कह रहे थे कि हमारा तो विकास ही नहीं हो रहा है, हम पहले अपना विकास करेंगे ना, अर्थव्यवस्था मजबूत करेंगे ना। लास्ट में बात ये आया कि चलो ठीक है, सब कुछ करेंगे, लेकिन पर्यावरण को संरक्षित भी करेंगे, पर्यावरण को बचाएंगे भी। इस तरह से ये रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन की विशेषताएं जो है वो समाप्त हो जाती है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। एजेंडा 21 इंपोर्टेंट है। एजेंडा 21 आया भी और एजेंडा 21 की आलोचना भी की गई। अब एजेंडा 21 के बारे में समझिए क्या है। इसमें यह कहा गया, किसमें, एजेंडा 21 में, कि विकास का तरीका ऐसा हो जिससे पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। आप विकास करो, अपने देश को ऊपर लेके जाओ, बहुत ऊपर लेके जाओ, हम तो कहते हैं ऊपर ही चले जाओ, लेकिन पर्यावरण को प्रदूषित मत करो, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करो, पेड़ों के अंधाधुंध कटाई ना करो। ये एजेंडा 21 में कहा गया। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई, लोग इसके ऊपर खफा हो गए, इसके ऊपर कमेंटबाजी हुआ, लांछन लगाया गया। क्या इसमें कहा गया कि एजेंडा 21 में पर्यावरण पर कम और विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। सम्मेलन में ये सब बातें तो हो गई कि हाँ, हम काम करेंगे, पर्यावरण को भी संभालेंगे और उन्नति भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बाद में क्या हुआ, लोगों का कहना था कि एजेंडा 21 जो बना उसमें पर्यावरण पे कम ध्यान दिया जा रहा है और अपने विकास पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। अवर कॉमन फ्यूचर नामक रिपोर्ट, एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से 1987 में आई, इस रिपोर्ट में जताया कि आर्थिक विकास से चालू तौर तरीके भविष्य में टिकाऊ साबित नहीं होंगे। जिस तरह से पर्यावरण का दोहन हो रहा है और एजेंडा 21 बनाया गया, लेकिन ध्यान किसी भी देश का इसके ऊपर नहीं है, सभी लोग अपने उन्नति के ऊपर लगे हुए हैं। इस हिसाब से ज्यादा दिन तक चलेगा नहीं। इस तरह से आपने यहाँ पे समझा कि एजेंडा 21 क्या था और इसकी आलोचना क्यों हुई थी। फिर से समझा दूं, एजेंडा 21 में यह बताया गया कि आप अपने देश की उन्नति करो, आर्थिक विकास को भी बढ़ाओ, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना। आलोचना में यह कहा गया कि लोग ऐसा बस किताबी और एजेंडे के ऊपर ही है, यहाँ पे पर्यावरण आज भी प्रदूषित हो रहा है, आज भी उसका दोहन हो रहा है और लोग अपने आर्थिक विकास की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। इस तरह से हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्लाइड है पर्यावरण को लेकर विकसित और विकासशील देशों का रवैया। ये भी एक अहम मुद्दा उठता है यहाँ पे। विकासशील देश और विकसित देश दोनों में बहुत अंतर है। सबसे पहले हम यहाँ पे बता दें कि जो विकासशील देशों के कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं और जो विकसित देशों के कैटेगरी के अंदर जो लोग आते हैं, उन दोनों का रवैया ना बहुत ही अलग है। कैसे समझते हैं? विकसित देश
विकसित देश में सारे पूंजीपति वाला सब है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। विकासशील देश में हम भारत, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, गरीब देश। हम लोग विकासशील कर रहे हैं, विकसित नहीं हुए हैं। उत्तर के विकसित देश, याद है ना, उत्तरी गोलार्ध जिसमें सारे पैसे वाले देश हैं, और पश्चिमी दक्षिणी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध में हम गरीब हैं। उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के मसले पर उसी रूप से चर्चा करना चाहता है जिस दशा में पर्यावरण आज मौजूद है। जो पूंजीपति लोग हैं ना, जो पैसे वाले देश है ना, वो पर्यावरण के ऊपर बात तो कर रहे हैं, लेकिन जिस स्थिति में अभी पर्यावरण है उसके ऊपर कर रहे हैं कि भाई अब जो हुआ सो हुआ, यहां से हम अब रोक लगा देते हैं। क्यों रोक लगा देते हैं भाई? पर्यावरण को बचाने के लिए आपने वो सारे कार्यों को किया जिससे आपकी तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई, और आज जो विकासशील देश है, जो प्रगति पे है, जो प्रगति कर रहा है, उस पर आप रोक लगा दोगे। रोक लगाना है तो सब पे लगाओ, आप अपनी फैक्ट्रियां बंद करो। ऐसा किसका कहना था? मेरा नहीं कहना है, आप लोग ये मत समझिए कि मैं कह रहा हूं, विकासशील देशों का कहना था। वो देश जो थे, पहले अब बात फिर से विकसित देशों के बारे में कर लेते हैं। विकसित देश ये चाहते थे कि पर्यावरण के संरक्षण में हर देश की जिम्मेदारी बराबर हो। भारत भी बराबर होगा, नेपाल भी बराबर होगा, अमेरिका भी बराबर होगा, जापान भी बराबर होगा, चाइना भी बराबर होगा, सब एक बराबर से पर्यावरण संरक्षण का काम करेंगे। लेकिन वहीं पे विकासशील देश भड़क गया, कहा कि काहे भाई, काहे तुम्हारे बराबर में करेंगे, तुम इतना फैक्ट्री लगाए, तुम ज्यादा नुकसान पहुंचाए हो ना पर्यावरण को, तुम ज्यादा प्रदूषण फैलाए हो ना, तो तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा होगी, तुम ज्यादा काम करोगे। इस तरह से विकासशील देशों ने अपना तर्क दिया, अपना कहा कि विश्व में परिस्थिति को नुकसान अधिकांशतः, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो विश्व में प्रदूषण है वो किसने फैलाया है? वो फैलाया है उत्तरी ध्रुवीय देशों ने। जो विकासशील है वो नहीं, जो विकसित है उन्होंने पहुंचाया है। तो उन्हें इस नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी ज्यादा उठानी चाहिए। हम ज्यादा नहीं उठाएंगे, जिन्होंने ज्यादा दोहन किया है वो ज्यादा भरपाई करेंगे, उन पे ज्यादा कड़े कानून बनाए जाएंगे, वो चाहे विकसित देश के अंदर अमेरिका ही क्यों न हो। विकासशील देश अभी औद्योगिकरण की प्रक्रिया से गुजर रहा है। मतलब हम जो देश है, हमारा जो देश है, भारत है, बांग्लादेश, जापान, ये सब जो है वो विकासशील देशों में आता है। तो ये भी तो हम अपना सिस्टम शुरुआत ही किए हैं, आप लोगों ने तो पहले कर लिया, आप लोग मतलब विकसित देशों ने। अभी हमारा सिस्टम शुरू हुआ है, हम पैसा कमाएंगे, अपने देश की स्थिति मजबूत करेंगे, तो आप कहते हो कि आप हमारे पे रोक लगा दोगे? नहीं होगा। उन्होंने कहा कि यह जरूरी है कि उन पर प्रतिबंध न लगे जो विकसित देशों पर लगाए जाने हैं। जो अंतरराष्ट्रीय संगठन नियम बनाएगा, कानून बनाएगा, तो जो विकासशील देश है उनका कहना है कि आप विकसित देशों पर ज्यादा प्रतिबंध लगाएं और हम पर कम लगाएं, क्योंकि उन्होंने अपना इकोनॉमिक सिस्टम मजबूत कर लिया, फैक्ट्रियां लगा ली, पैसे कमा लिए, और अभी इस कार्य पर प्रगतिशील हैं, बढ़ ही रहे हैं। तो हम पर वो प्रतिबंध आप नहीं लगा सकते जो आप अमेरिका, रशिया, चाइना इत्यादियों पे लगाना चाहते हैं। इस तरह से आपका पर्यावरण को लेकर जो विकसित और विकासशील देशों का अपना अपना मायने था वो समझा है। अब हम आगे की स्लाइड में बढ़ेंगे, साझी संपत्ति के बारे में जानते हैं कि क्या है साझी संपत्ति। देखिए, एक पापा के अगर 3 बेटे हैं ना, तो पापा के संपत्ति में तीनों भाई का हिस्सा होता है ना, उसी को साझी संपत्ति कहते हैं ना। अब मान लीजिए कि पापा ने हमको 500 रुपए दिया, बोला कि जाओ तीनों बेटा जाके कुछ खा लो। इसका क्या मतलब? हम जो 3 भाई हैं ना, उन तीनों का संपत्ति है वो 500 साझा है, तीनों को बांटना पड़ेगा। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं, पूरे समुदाय का अधिकार होता है। एक आदमी का अधिकार अगर होगा तो वो प्राइवेट हो जाएगा, लेकिन अगर पूरे समाज का, पूरे गांव का, पूरे जिले का, पूरे राज्य का, पूरे देश का, पूरे विश्व का अगर वो संपत्ति है तो उसे आप साझी संपत्ति कहोगे। गांव भर में आपने देखा होगा, जहां पे आपका गांव होगा, मंदिर होता है, काली जी का मंदिर, ब्रह्म बाबा का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, भोले बाबा का मंदिर, पूरे गांव के लोग आके उसमें पूजा अर्चना करते हैं। इसका क्या मतलब है कि वो एक आदमी का प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे गांव की संपत्ति है, और पूरे गांव की संपत्ति अगर होगी तो वो साझी संपत्ति होगी। उदाहरण के लिए मैं बता दूं, मैदान, अच्छा दिल्ली, मुंबई, इस समय पार्क देखे हैं ना, पार्क जहां पे बच्चे जाते हैं, बूढ़े जाते हैं, सुबह शाम जाके अपना घूमते हैं, माइंड फ्रेश करते हैं, ये साझी संपत्ति है।
ऐसा नहीं है कि मैं कल जाके बोलूंगा ये पार्क मेरा है, इसमें हम बैठेंगे, सिर्फ भागो तुम लोग यहाँ से, सब मिलके हमको लतिया जुतिया के वहां से भगा देगा, क्योंकि ये साझी संपत्ति है, वहां पे रहने वाले लोगों की संपत्ति है, उसमें सभी जा सकते हैं, सभी आ सकते हैं। इस तरह की अगर संपत्ति हो तो साझी संपत्ति कहलाएगी। कुआं, नदी, ये सब क्या है? साझी संपत्ति है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल भी आता है, इन्वायरमेंट, पर्यावरण, ये सब साझी संपत्ति है। अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष भी शामिल है, ये सभी हमारे साझी संपत्तियों में आते हैं। तो आपको साझी संपत्ति भी समझ में आ गया। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए बहुत सारे संधियां भी की गई है, बहुत सारे महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं, जिसमें साझा समझौता के नाम से भी ये जाना जाता है, क्योंकि ये साझी प्रॉपर्टी के लिए किया गया। अभी मैंने आपको बताया कि साझी प्रॉपर्टी क्या है, साझी चीजें क्या होती है। तो साझी चीजें जो हम पूरे विश्व के देशों के लिए कोई ऐसा चीज है जो साझा है, जैसे अंटार्कटिका, ये पूरे विश्व का इस पे अधिकार है। इसके लिए समझौता हुआ, कब हुआ? 1959 में हुआ। यदि आपको अंटार्कटिका संधि या समझौते के बारे में जानना है तो आप हमें कमेंट करें, हम इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, संधि हुआ था। अंटार्कटिका पर्यावरणीय प्रोटोकॉल 1991 में हो चुके हैं। ये सब कुछ संधियां हैं जिसमें साझी संपत्तियों के ऊपर पूरे विश्व के देशों का अधिकार दिया गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि इस चैप्टर के, ये पहला पार्ट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये पहला पार्ट है, क्योंकि इसके दूसरे पार्ट में भी हम आएंगे, आपसे मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तो पहले पार्ट का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो यहीं पे समाप्त होता है। इसके साथ साथ मैं बता दूं कि यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी एजुकेशनल वीडियो टाइम टू टाइम मिलता रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।